अगर आप पीएचडी कर रहे हो और एकेडमिक्स में जाना चाह रहे हो तो नेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके सिलेबस में एक्चुअली में पूछ क्या रहे हैं। तो अगर आप 1 घंटा 2 घंटा भी दे रहे हो तो फोकस्ड होकर पढ़ो। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। एडमिशंस कितना अच्छा रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में, एक मतलब हमारे फ्यूचर को शेप देने में एडमिशंस का बहुत अच्छा रोल होता है। नमस्कार, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। नेट जेआरएफ का रिजल्ट आ चुका है 21 फरवरी 2025 को ही, दिसंबर में जो परीक्षा हुई थी उसकी। और मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूं नेट जेआरएफ टॉपर्स का इंटरव्यू का। अभी हमारे साथ जो मैम मौजूद हैं, आपका नाम है निवेदिता मैम। मैम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रही हैं। मैम सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच। ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था और आपने इस बार नेट क्वालिफाई किया, राइट? हाँ, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। ओके, सो कैसा रहा पूरा माहौल, कैसा रहा सेलिब्रेशन, कैसा रहा मोमेंट जब आपका रिजल्ट आया था? एक्चुअली हाँ, मतलब ये मोस्ट अवेटेड चीज़ थी मेरे लिए। तो सेलिब्रेशन ऑफ कोर्स अच्छा है क्योंकि एक बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर आप पीएचडी कर रहे हो और एकेडमिक्स में जाना चाह रहे हो तो नेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, सेलिब्रेशन तो बहुत अच्छी थी, सेलिब्रेट किया आपने। और ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था, राइट? तो आपने बताया कि इस अटेम्प्ट में आपने प्रॉपर प्रिपरेशन की थी। हाँ, तो स्ट्रैटेजी क्या रही थी आपकी? एक्चुअली यही अटेम्प्ट ऐसा था जब मैं कह सकती हूँ कि मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है। और स्ट्रैटेजी मेरी ये थी कि जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो मैं पहले कर लूँ। जैसे कि फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो वो मैंने किया, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मैंने पहले किया। उसके बाद जो बाकी की यूनिट थी, और अच्छा रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट है तो रिसर्च मैंने सबसे पहले कवर किया था। रिसर्च पूरा पढ़ा है मैंने। अगर कोई चीज़ है जो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है तो वो है रिसर्च, क्योंकि रिसर्च का वेटेज दोनों ही पेपर्स में है, फर्स्ट में भी है और हमारे सब्जेक्टिव में भी है। तो मैंने रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, यूनिट 1 पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, यूनिट 2 पे फोकस किया था। और बाकी सारी यूनिट्स मैंने एक बार तो सारी यूनिट पढ़ी है। तो ये आप पेपर 2 के बारे में बातचीत कर रही हाँ, थी? सब्जेक्टिव के लिए कर रही थी मैं। हर यूनिट को आपने एक बार पढ़ा है। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो आपने जिन पे स्पेशल फोकस किया था, जैसे आपने रिसर्च बताया। हाँ, रिसर्च पे फोकस किया था, कम्युनिकेशन पर फोकस किया था बहुत ज़्यादा। और पेपर 1 को लेकर क्या स्ट्रैटेजी थी? उसमें क्या कोई कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिन पे आपको लग रहा था कि यार ये मैं बच के चलना है, या कुछ ऐसा स्ट्रांग होल्ड था कहीं? पेपर 1 के लिए एक डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है, अगर आपकी मैथ्स थोड़ी ठीक है तो डीआई मतलब ज़रूरी हो जाता है आप करो, क्योंकि उसके 5 क्वेश्चन पक्के होते हैं। उसके बाद आपका जो पैसेज का होता है उससे 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाते हैं। कम्युनिकेशन इसीलिए मैंने ज़्यादा फोकस किया क्योंकि कम्युनिकेशन के भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड करना ज़रूरी है क्योंकि आपको मतलब सेगमेंट वाइज करना पड़ेगा कि कैसे किस सेगमेंट में आप ज़्यादा कवर कर सकते हो, जैसे टीचिंग में, डीआई में, और उसके बाद आपका पैसेज में। फिर उसके बाद आप जो है ना, अगर आपको बाकी से मतलब आपका साइंस वाला वो एस्पेक्ट अच्छा है, आप साइंस पढ़ी है आपने 10th 12th तक, तो आप जो है ना उसके बाद इन्वायरमेंट और बाकी सारी चीज़ों पर जा सकते हो। पर टीचिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग और पैसेज और रिसर्च, हाँ रिसर्च भी आता है पेपर 1 में, रिसर्च और कम्युनिकेशन, ये ज़्यादा मतलब ये मुझे लगता है कि ज़्यादा फोकस करने वाले पॉइंट हैं। ऑलराइट, ओके। सो उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी जो एक लंबे अरसे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ मार्क्स की वजह से रह जा रहे हैं? सबसे बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। आप अगर कर रहे हो, मेरे साथ चैलेंज था कि मेरा छोटा बच्चा है तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। मुझे घर भी देखना है, मेरा बच्चा भी है, मेरा पीएचडी भी चल रहा है। मैंने एक जो चीज़ फॉलो करी है तीनों अटेम्प्ट में, तब से जब से मैं तैयारी शुरू की, प्रॉपर तैयारी शुरू की, तब से लेकर अभी तक क्लियर करने में, वो है कंसिस्टेंसी। मुझे 1 घंटा मिलता था, मुझे आधा घंटा मिलता था, मैं पढ़ती रोज़ ही थी। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कौन सी सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके सिलेबस में एक्चुअली में पूछ क्या रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अभी जो है ना चेंज हो गया, मतलब मेरा फिल्म्स एंड विजुअल कम्युनिकेशन पे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो वो यूनिट मैं छोड़ देती थी। उससे इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इसलिए मतलब ये वाली गलती कोई ना करे कि एक भी यूनिट जो है ना कि ये मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूँ या थोड़ा सा कम ध्यान दूँ। तो हर यूनिट पर ध्यान देना ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स, यूनिट्स, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। PYQs मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाए, मैंने यूट्यूब चैनल्स जो है ना, एक इंडियन मास कम्युनिकेशन, वो देखा था, तो वो चैनल बहुत ज़रूरी है। तो उनके जो PYQs थे
जो लेक्चर्स के दौरान वो पूछ लेते बीच बीच में, वो मैंने सारे सॉल्व किए थे। कुछ नोट्स मुझे मिले थे, वो मैंने सारे पढ़े थे। शायद से मैं 3 बार मैं सब कुछ रिवाइज़ कर चुकी हूँ। 3 बार सब कुछ रिवाइज़ कर चुकी हूँ। पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई, पर फिर भी मैंने किए हैं पीवाईक्यूज़। ओके, सो मतलब पीवाईक्यूज़ और रिवीजन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनमें से आपको अपनी स्ट्रैटेजी इवॉल्व करनी पड़ती है कि आप पीवाईक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, रिवीजन आप कितना कर रहे हो। और ये वैल्यूएबल इनपुट दिया आपने। मैम ने ज़रूर कहा है कि आधा 1 घंटा पढ़ती थी, लेकिन लास्ट के 1 डेढ़ 2 3 महीने तो आपके गए होंगे अच्छे से पढ़ाई करने में। लास्ट के हाँ, 2 महीने तो मैंने 2 महीने मैंने 2 घंटे ही पढ़े हैं। हाँ, कुछ 1 महीना पहले शायद से मैंने 3-4 घंटा पढ़ा है, पर वो टाइम भी मेरे पास बहुत कम था, तो शायद से मैंने 15 दिन ही ऐसा हुआ होगा मेरे साथ कि मुझे 4 घंटे पढ़ने के लिए मिले हैं, 5 घंटे पढ़ने के लिए मिले हैं। तो जितने भी घंटे मुझे मिले, मैं पूरा लगातार पढ़ती रही। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसने मदद की, वो ये है कि जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ती हूँ, मतलब मेरे दिमाग में और कोई थॉट नहीं है। उस टाइम पे मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पर होता है। तो अगर आप 1 घंटा 2 घंटा भी दे रहे हो तो फोकस्ड होके पढ़ो, कुछ भी यूनिट मत छोड़ो, रिवीजन कम से कम 3 से 4 बार कर लो। छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे जो लाइन्स होते हैं, लाइनर्स जो होते हैं, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लाइनर्स को पढ़ना, सारे की पॉइंट्स को याद रखना और उसको समझ के इंटरप्रेट करना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे नहीं आते हैं, बहुत घुमा घुमा के आते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ याद करो, उसको समझो भी, उसको इंटरप्रेट करना भी सीखो। वो आपको लगातार रिवीजन से और पीवाईक्यू से आएगा। सो बेसिकली कंसंट्रेशन प्लेड अ की रोल ओवर हियर। और ये प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि हम भी कैंपस में देखते हैं, आपका बहुत प्यारा सा बच्चा है जोजो, तो पूरे टाइम आपको इंगेज रखता है। हाँ। सो और वो ऐसी है कि 24 आवर्स रोल है वो। हाँ। और फिर उसके अलावा आप कॉलेज आती हो, यहाँ पे अपनी थीसिस पे आपके काम चल रहे हैं, प्लस आपकी अपनी पढ़ाई है, तो मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। तो उसके साथ आपने किया, ये बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन आपको। एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि एकेडमिक्स को अपना करियर बनाने का क्या प्रेरणा क्या थी आपकी? एकेडमिक्स को करियर बनाने की प्रेरणा ये है कि जब मैंने 5 साल पीआर में यहीं पर जॉब किया है, तो मैंने यहाँ पर देखा है कि एकेडमिशियंस कितना अच्छा रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। एक मतलब हमारे फ्यूचर को शेप देने में एकेडमिशियंस का बहुत अच्छा रोल होता है। और अगर आपको लगता है कि आप सोसाइटी में कुछ बेहतर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी फील्ड है जहाँ से आप बच्चों को सिखा सकते हो। उनको जो है ना, उनके ब्रेन को उस तरीके से शेप दे सकते हो कि ना सिर्फ वो सोशली, बल्कि हमारे मतलब कंट्री के हिसाब से भी वो कंट्रीब्यूट कर सके। तो इसलिए एकेडमिक्स एक अच्छा फील्ड है। ये मतलब आप फ्यूचर बना रहे हो। तो ये मुझे एक बहुत ही अच्छा जॉब लगा, एक प्रेस्टीजियस जॉब लगा, जिसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकती थी, इसलिए मैं एकेडमिक्स में आई। वंडरफुल, बहुत अच्छा और शानदार इंटरव्यू रहा आपके साथ। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो जो है और लोगों को भी प्रेरित करेगी और स्ट्रैटेजी इवॉल्व करने में भी मदद करेगी। और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि भविष्य में एज अ टीचर वापस आएँ आपके पास, दोबारा आपका इंटरव्यू लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।